Hello friends, welcome back to my channel मेडिकल वाला. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ द 24 यानी कि 2024 का हम PYQ डिस्कस करने वाले हैं. और हम आज 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एंड देन हम फिर कल देखेंगे जो इसका सेकेंड पार्ट है. ओके, फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए थे 2024 में. सो हम पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे कि डिफाइन वेरियस बॉडी कैविटी क्या कहता है, यानी वेरियस बॉडी कैविटी. तो ह्यूमन बॉडी में कुल मिला के मेन 2 कैविटी होते हैं, यानी कि 2 मुख्य कैविटी पाए जाते हैं. एक डोर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है. डोर्सल का काम क्या होता है? डोर्सल का काम होता है फ्रेंड जो बॉडी यानी कि क्रैनियल कैविटी कंटेन सो बॉडी जो ब्रेन में होती है. फिर उसके बाद वर्टिब्रल कैविटी जो होती है स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है. यानी जो क्रैनियल कैविटी होती है वो मस्तिष्क को रखती है और जो वर्टिब्रल कैविटी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को रखती है ना. नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो फर्दर डिवाइडेड इनटू क्रैनियल कैविटी विच इनक्लोजेज द प्रोटेक्ट द ब्रेन, या कि क्रैनियल कैविटी क्या करती है? प्रोटेक्ट टू ब्रेन करती है, राइट. सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो वर्टिब्रल ब्रेन है यानी कि वर्टिब्रल स्पाइनल कैविटी होती है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड को रखती है, ठीक है. फिर उसके बाद विच कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड and vertebral यानी वेंट्रल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू thoracic कैविटी. thoracic कैविटी का क्या काम होता है? thoracic कैविटी और एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी ये क्या करती है? ये thoracic कैविटी कंटेन द हार्ट लंग्स यानी कि हृदय और फेफड़ों में पाई जाती है. एंड देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेपरेटेड बाय द मेडिस्टेनम. मेडिस्टेनम जो होती है. अच्छा, एब्डोमिनल कैविटी कहाँ पाई जाती है? एब्डोमिनल कैविटी आपकी पाई जाती है अमाशय और यकृत में, है ना. अमाशय, यकृत और आंतों में पाई जाती है, ठीक है. तो यहाँ पे है आपका. यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि एंड पैल्विक कैविटी. पैल्विक कैविटी क्या होती है? वो मूत्राशय और प्रजनन यानी कि प्रजनन अंग में पाई जाती है, यानी यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्शन ऑर्गन रेक्टम में पाई जाती है. दिस कैविटी इज द लाइन बाय सीरोस मेम्ब्रेन फ्रिक्शन एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन, ठीक है. तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, डिफाइन द वेरियस कैविटी. तो हमने डिफाइन कर दिया सारे के सारे कैविटी के बारे में. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द ऑसिफिकेशन पाथवे. डिस्क्राइब द ऑसिफिकेशन. ऑसिफिकेशन क्या होता है? ऑसिफिकेशन वह प्रक्रिया है जो जिसमें हड्डियों का निर्माण होता है ना. ऑसिफिकेशन हमें हर क्वेश्चन का एक लेवल पता होना चाहिए ना. तो उसको हम जैसे कि हम क्वेश्चन का मीन्स, जैसे ऑसिफिकेशन का क्या मतलब होता है, तो ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया ही हड्डी का निर्माण करना होता है. देखो यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, राइट. बोन का फॉर्मेशन करता है. इट अकर्स मेनली 2 पाथवे. इसमें 2 पाथवे होता है. एक होता है इंट्रामेम्ब्रस, दूसरा होता है इंट्रामेम्ब्रस ऑसिफिकेशन, दूसरा होता है एंडोक्रांड्रल ऑसिफिकेशन. जो यहाँ पे कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन दिया हुआ है. In intramembranous ossification, bone develop direct from the mesenchyma tissues, यानी कि विदाउट ए कार्टिलेज मॉडल, यानी कि विदाउट कार्टिलेज मॉडल का ये मॉडल बन जाता है. और इट मेनली फ्रॉम द फ्लैट बोन ऑफ द स्कल फेशियल बोन्स. और उसका होता है इसका कार्य होता है कि शरीर को सहारा देना और वृद्धि करना, है ना. शरीर को सहारा और वृद्धि देने का काम क्या करता है? ये आपके 2 पार्ट जो इंट्रामेम्ब्रस ऑसिफिकेशन है और एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन है, तो ये दोनों करता है. बोन्स रिप्रेजेंट यानी कि बोन्स यानी कि बोन्स रिप्लेस ए हाईलाइन कार्टिलेज मॉडल, यानी कि जो बोन्स होते हैं वो रिप्लेस करते हैं किससे? हाईलाइन कार्टिलेज मॉडल से. इट फॉर्म लॉन्ग्स बोन्स वर्टिब्रेट रीव्स एंड बेस ऑफ द स्कल. It is include stage formation of cartilage model. So calcifications, bones, collar formations, primary ossifications and center of secondary ossifications सेंटर में होता है. अगर इसकी हम पूरी की पूरी प्रोसेस देखें ना, तो इसका काम ही होता है कि जो हमारे शरीर है उसको सहारा प्रदान करना और वृद्धि करना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर द मार्केल डिस्क इन स्किन, यानी कि हमारी स्किन में कौन सा मार्केल डिस्क होता है?
मार्कल डिस्क का मतलब होता है कि त्वचा में पाया जाने वाला स्पर्श यानी रिसेप्टर। यहाँ पे है ना, मार्कल डिस्क आर द tactile epithelial cell located in the stratum basal of the epidermis, especially is globrous hairless skin like fingertip, lip and palm, है ना। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ दे आर स्मॉल ग्रैनुलर सेल्स एसोसिएटेड विद नर्व एंडिंग ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स टू फ्रॉम मार्कल सेल न्यूट्राइड कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पर्श यानी कि हल्का सा जब स्पर्श करते हो तो दबाव महसूस होता है ना। तो वही जब दबाव महसूस होता है, आप हल्का सा स्पर्श करोगे, यानी उसको सेंसरी न्यूरॉन्स जो होता है ना, वो इस तरीके से मार्कल सेल्स दब जाता है। जैसे आप यहाँ पे दाबोगे तो दब जाएगा, तो इसी तरीके से दिस डिस्क एक्ट एज स्लो एडोप्टिंग मैकेनो रिसेप्टर दैट डिटेक्ट सस्टेनेड लाइट, टच, प्रेशर एंड टेक्सचर। दे प्ले एन important role in fine tactile discriminations and spatile cavity. Markal cells contain dense core granules that releasing neurotransmitter from सेंसरी सिग्नलिंग। सेंसरी सिग्नलिंग न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, जब भी आपको कभी यहाँ पे आप टच करोगे तो आप यानी कि वो क्या करेंगे, वो सेंसरी कर लेंगे। तो सेंसरी वाला फॉर्मेशन ये करता है, यानी कि तुरंत वह क्या करता है, दबाव महसूस करता है। तो ये वाला पार्ट है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट आर द साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स कौन सा कैसा होता है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल्स के अंदर प्रोटीन तंतुओं का जाल बनाना। यहाँ पे दिया है ना, द साइटोस्केलेटन है द डायनेमिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो ये क्या करता है, ये साइटोस्केलेटन हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जाल बनाने का कार्य करता है, ठीक है। और ये हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। इट मेन सेल से प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्पेसिएट इंट्रासेलुलर। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ 3 मेन्स कंपोनेंट्स जैसे माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सभी पाए जाते हैं इसके अंदर। और दीज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज इनटू द कॉम्प्लेक्स सिस्टम द इंटरेक्ट विथ सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेइंग ए क्रूशियल रोल एंड इन मेंटेनिंग सेलुलर आर्किटेक्चर एंड वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे कि आप जब भी साइटोस्केलेटन की बात करोगे तो वो क्या करता है, साइटोस्केलेटन सेल को आकार देता है, ऑर्गेनेल्स को सहारा देता है और कोशिकाओं की गति में सहायता प्रदान करता है ना। तो ये इतना पार्ट है जो यहाँ पे आपके 3 दिए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डायपेडेसिस। डायपेडेसिस क्या होता है, तो डायपेडेज छोटी आंत का एंजाइम है जो डायपेडेज इज द प्रोसेस बाय विच ल्यूकोसाइट्स मूव out the blood vessels into the surrounding tissues, especially at the site inflammations and infections. It occurs in several steps, यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं डायपेडाइसिस के। तो हम डायपेडाइसिस के जैसे यहाँ पे 4-5 स्टेप दिए हुए हैं, तो ये सारे 5 स्टेप हम देखेंगे। पहले स्टेप में मार्जिनेटेड होता है, यानी कि यहाँ पे मार्जिनेशन होता है। ल्यूकोसाइट्स मूव टू द एज ऑफ विसेल्स, म्यूकोसाइट जो होता है वो मूव करता है, ठीक है। सेकेंड में रोलिंग, ल्यूकोसाइट क्या करता है, ल्यूकोसाइट सेकेंड में क्या करता है, रोलिंग टू एंडोथीलियम विवा सेलेक्टिन, ठीक है, एंडोथीलियम। उसके बाद फिल्म एडेंशन, तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है कि वो ल्यूकोसाइट्स फिर्मली अटैचेस टू द एंडोथीलियम विवा इंटीग्रीन, यहाँ पे क्या होता है, वो इंटीग्रीन में टच हो जाता है। एंड देन ट्रांसमाइग्रेशन में क्या होता है, ल्यूकोसाइट सीक्वेंसी एंडोथेलियम सेल्स, यहाँ पे यह सीक्वेंसेस कर लेगा, यानी कि आर पार हो जाएगा। फिर उसके बाद माइग्रेशन ल्यूकोसाइट माइग्रेटेड थ्रू टिश्यूज बाय
केमोटॉक्सिस, यानी कि यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप डाइजेस की बात करोगे तो ये पहली बार डाइजेस को 2 अमीनो अम्ल में तोड़ता है, ठीक है। 2 अमीनो अम्ल में जब ये तोड़ेगा तो प्रोटीन डाइजेशन का अंतिम पूरा चरण इसी में हो जाएगा। यानी कि पूरा क्या करेगा, यहाँ पे 5 स्टेप दिए हुए हैं। 5 स्टेप में आपको देखने को मिलेगा जो माइग्रेशन है उसमें क्या कर रहा है, ल्यूकोसाइड्स एज कर रहा है। दूसरे में रोलिंग है, लूज एडेंसिन एंडोथीसियम वाइवा सेलेक्टिन। फिर में एडेंसिन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है उसका, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा तो उसके थ्रू इंटीग्रीन करेगा। फिर ट्रांसमाइग्रेशन, सो ल्यूकोसाइड सिक्वीज होगा बिटवीन एंडोथीलियल सेल एंड माइग्रेशन मूवमेंट थ्रू टिश्यूज गाइडेड बाय द केमिकल सिग्नल, जिसमें केमोटॉक्सिस क्या करेगा, वो साइड जो इन्फेक्शन होगा वो उसकी इंजुरी के साइड में इन्फेक्शन कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा का पूरा प्रोसेस ये है कि डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ते हैं और प्रोटीन डाइजेशन का अंतिम चरण पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है तो व्हाट इज द रोल ऑफ सेरोमिनियस ग्लैंड। सेरोमिनियस ग्लैंड क्या होता है, तो सेरोमिनियस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, सेरोमिनियस ग्लैंड हमारे कानों में पाई जाती है, यानी कि कान में पाई जाने वाली ग्रंथि है सेरोमिनियस ग्लैंड। ओके, तो सेरोमिनियस ग्लैंड आर द मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट इन द external auditory canal. They secreted cerumen, ear wax and waxy slightly acidic substance that plays several important roles। यानी कि हमारे जो कान होते हैं उसमें पाई जाती है हमारी सेरोमिनियस ग्लैंड, और ये ईयर वैक्स होती है सेरोमिनियन का बनना होता है। यानी सेरोमिन कहाँ बनता है, कान के वैक्स में बनता है, यानी कान में जो वैक्स होता है वो सेरोमिन में बनता है। नेक्स्ट, कान को धूल कीट और संक्रमण से क्या करता है हमारा सेरोमिनियस ग्लैंड, बचाता है। तो ये हमारा पार्ट क्या है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे दिया है ट्रैप डस्ट डर्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स प्रिवेंटिंग फ्रॉम द रीचिंग द डीपर पार्ट ऑफ द ईयर। इट आल्सो हैव टू एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफ्यूगल प्रॉपर्टीज। सो ये क्या करेगा, प्रोटेक्टिंग द ईयर इन्फेक्शन, ऑडिटरी सेरोमिनियम, lubricate and the waterproof the ear canal, है ना। तो ये हमारे क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम इसकी कार्य की बात करें तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछा था PYQ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट आर द ऑल्फैक्टरी बेसल सेल्स। तो ऑल्फैक्टरी बेसल सेल्स क्या होते हैं, तो ऑल्फैक्टरी बेसल सेल्स की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि अगर आप ऑल्फैक्टरी के बारे में बात करोगे तो ऑल्फैक्टरी किस में पाया जाता है, ये ना एनिमल्स में भी पाया जाता है और ह्यूमन बीइंग में भी पाया जाता है। तो ऑल्फैक्टरी बेसल सेल्स जिसे हम घृण उपकला कहते हैं, है ना, तो उसमें पाई जाती है। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाई जाती है। अगर हम ऑल्फैक्टरी बेसल सेल इज स्मॉल अंडर डिफरेंशिएटेड सेल लोकेटेड एंड द बेसल ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, इट रूफ ऑफ द नेसल कैविटी पे पाई जाती है। देन दे सर्व ऑफ स्टेम सेल फॉर द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये क्या करता है, ये सर्व करता है किससे, स्टेम सेल्स में। This cell continuously undergoes mitosis to provide new olfactory receptor neurons and supporting such tentacular cells throughout life। अगर आप इसकी बात करोगे तो नई ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल का निर्माण करना ही होता है बेसल सेल में, और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम भी यही करता है। तो द न्यूली फॉर्मेड सेल माइग्रेट अपवर्ड डिफ्रेंशिएटेड द रिप्लेस टू ओल्ड और डैमेज सेल, है ना। और फिर उसके बाद दिस कंसिस्ट रीजनरेशन इन इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑल्फैक्टरी receptor neurons are the exposed to environment toxin and have to short life span। अगर हम इसकी बात करें तो
बस ये सिंपल है कि ये पाया कहाँ जाता है, नेसल कैविटी में पाई जाती है, रूफ ऑफ नेसल कैविटी में। एंड इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नेम द थ्री मस्कल्स टिश्यूज मेंशन वन द फंक्शन ऑफ ईच। सो 3 मस्कल्स के बारे में ये पूछा है। तो हमारा पहला है, यानी कि 3 टाइप्स के मस्कल्स टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बीइंग में, और स्केलेटन मस्कल्स का काम होता है शरीर की स्वैच्छिक गतिविधियाँ, यानी स्वैच्छिक वॉलंटरी मस्कल्स होता है स्केलेटन मस्कल्स को हम स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटरी मस्कल्स कहते हैं। ये अटैच होता है किससे, ये अटैच होता है बोन्स एंड टेंडन से, यानी बोन्स बाई टेंडन से। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे बोन्स एंड टेंडन्स जो है वो इस तरीके से कनेक्ट होता है। एंड देन दे आर स्ट्राइप्ड इन अपीयरेंस एंड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, यानी बॉडी के मूवमेंट का काम करता है। एंड देन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, मेंटेनिंग पोस्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ हीट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ हीटिंग का भी ये काम करता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है जिसे हम कहते हैं कार्डियक मस्कल्स। कार्डियक मस्कल्स आपका कहाँ पाया जाता है, मैंने कल आपको बताया था कि वह हृदय का संकुचन और रक्त पंप करने वाला पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ हृदय में पाया जाने वाला काम जो मस्कल्स होते हैं उसको हम कार्डियक मस्कल्स कहते हैं। दीज आर इनवॉलंटरी मस्कल्स फाउंड ओनली इन द हार्ट। अच्छा, एक बात आपको देखने को मिलेगा कि ये कार्डियक मस्कल्स वाला क्वेश्चन 2025 में भी आया था और वही 2024 में भी आया था। रिपीटेड क्वेश्चन मिला ना आपको, तो रिपीटेड क्वेश्चंस कितनी बार आया है, 2-3 क्वेश्चन तो इसमें रिपीटेड ही है। इनवॉलंटरी मस्कल्स फाउंड ओनली इन द हार्ट, they are stated but not voluntary and have the branches cell connected by intercellular disc। फंक्शन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइथमिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट बीट जब चलता है ना उस टाइम, और की पंपिंग ऑफ ब्लड की पंपिंग करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है स्मूथ मस्कल्स दीज आर द इनवॉलंटरी मस्कल्स फाउंड इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन सच एज द स्टोमच, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर। दे आर नॉन स्टेटेड स्मूथिस अपीयरेंस। अब सिंपल भाषा में समझे तो जो आपका स्मूथ मस्कल्स इनवॉल्यूंटरी मस्कल्स कहते हैं, जो आंत और रक्त वाहिनियों की गतिविधियों का कार्य करता है, और ये हमारे आंत और स्टोमच में पाया जाता है। इसका रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज द पेरिस्टोलिसिस इन द इंटेस्टाइन एंड रेगुलेटेड ऑफ द ब्लड वेसल्स डायमीटर। ओके, तो ये हमारा था तीन पॉइंट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स का क्या काम होता है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा कि जब मच्छर काटता है तो हमारे आरबीसी में क्या इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो आप इसमें बताइएगा ज़रूर। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ये क्लास 11 का क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ इरिथ्रोसाइट्स आर आल्सो रेड ब्लड सेल्स एंड दे आर मोस्ट अबाउंडेड सेल इन ब्लड। इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच का मेंटेनेंस करता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, इरिथ्रोसाइट बाइंड। सो यहाँ पे आप बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जो ब्लड का ट्रांसपोर्टिंग होती है, एंड देन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग होती है, एंड देन सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इरिथ्रोसाइट क्या करता है, इरिथ्रोसाइट आपका कैरी करता है, कैरी करेगा तो किसका करेगा, कैरी करेगा तो वो इरिथ्रोसाइट ब्लड की कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो टिश्यूज़ के थ्रू लंग्स के बैक टू बैक एक्सलेशंस के काम करेगा। नेक्स्ट आपका मेंटेन्स ऑफ द ब्लड पीएच और हीमोग्लोबिन एट द बफर एंड हेल्प द मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड इज नॉर्मल रेंज 7.35
से 7.45 तक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन और टू ब्लड विस्कोसिटी, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था, इसमें इरिथ्रोसाइट्स कंट्रीब्यूट होता है और फिर विस्कोसिटी क्या करता है, इसकी मदद से प्रॉपर ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन होते रहते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, कंप्लीट ये हमारे सेशन थे एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट हम कल मिलेंगे लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट एंड वेरी